नमस्ते। श्री बागेश्वरी विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना 12th कक्षा के जो चैप्टर नंबर है वो 4 है और जो शीर्षक है वो विश्व जनसंख्या संरचना, इसी के बारे में आज यहाँ पर अपना चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर अपना चैप्टर क्लास है वो 12th है, अध्याय अपना 4 है, विश्व जनसंख्या संरचना। इस पाठ में जो भी अपने अध्ययन करेंगे वो पूरे विश्व के बारे में, जनसंख्या का संरचना कहाँ पर किस तरह से है, इसी का विशेष अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपना समझते हैं कि जनसंख्या संरचना क्या है। इसको संगठन के भी नाम से जानते हैं। तो जनसंख्या संरचना में विश्व में जहाँ पर भी जिस तरह से लोग निवास करते हैं तो उसी को जनसंख्या ही कहा जाता है। तो ये जनसंख्या संरचना में जहाँ पर जिस देश में या विश्व के जिन प्रदेशों में जनसंख्या निवास करते हैं तो वहाँ उनकी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ ये जो प्रदर्शित होता है तो इसको मापा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के ये कि जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जिनको मापा जा सकता है तथा जिनकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें साफ स्पष्ट है कि जनसंख्या में उसकी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, साथ ही साथ जिसको हम अपना माप निकाल सकते हैं या उसको जांच सकते हैं, परख सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, जिनकी सहायता से क्या कर सकते हैं, दो अपने भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति है या समूह है तो उसको अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। तो साफ स्पष्ट है अपना जनसंख्या संरचना से कि जनसंख्या संरचना में विशेषताओं को ही प्रदर्शित करते हैं, इसको माप सकते हैं, साथ ही साथ इसकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं या समूह होते हैं तो इसको अपना अंतर कर सकते हैं। अब इसके बात करें तो जनसंख्या संरचना के अंतर्गत क्या क्या आता है। सामान्य तौर पर यहाँ सामान्यतः आयु वर्ग जो इसमें अध्ययन शामिल करते हैं वो है स्त्री पुरुष का अनुपात, जिसको अपना लिंगानुपात कहते हैं, व्यवसाय जो मानव के जीवन क्रियाकलाप करने के लिए आर्थिक व्यवसाय है, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या। पूरे विश्व में किसी भी देश में कहीं भी जनसंख्या अगर निवास करती है तो वो दो ही क्षेत्र में रहते हैं, एक तो ग्रामीण और एक नगरीय। तो किस प्रदेश में कहाँ पर किस तरह से जनसंख्या नगर और अपने ग्रामीण क्षेत्र में कितने रहते हैं प्रतिशत, तो इसको अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ अपना वहाँ का जनसंख्या में साक्षरता क्या होता है, आदि पहलुओं को इसमें शामिल किया जाता है और उसी को अपना अध्ययन करते हैं। तो ये जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आता है। अब इसका जो है वो अलग अलग अपना विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें अपना आयु संरचना। आयु संरचना के अंतर्गत यह साफ स्पष्ट है कि आयु संरचना के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न अपना आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रख करके अध्ययन किया जाता है। तो इसमें आयु संरचना है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, किसी भी देश का या प्रदेश का जो अपने विभिन्न आयु के जो वर्ग होते हैं तो उन्हीं लोगों का उनकी आयु के आधार पर या उम्र के अनुसार जो भी वर्ग होता है अलग अलग, तो उसी वर्गों को शामिल करके और इसको अपना अध्ययन करते हैं। तो आयु संरचना इसी को कहा जाता है। अब अगले जो है उसमें आप देखिए, किसी भी अगर देश की जो जनसंख्या जहाँ भी अपना पाई जाती है तो उसको सामान्य 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। अनुकुल मिलाकर के साफ स्पष्ट है कि विश्व की जो भी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, तो उसको अपने 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्रमशः जो अपना नंबर 1 अगर कहें तो 0 से 14 जो वर्ष है तो इसको अपना बाल्यावस्था कहते हैं, और 15 से जो अपने 64 वर्ष के उम्र वाले जो लोग होते हैं ये युवा अवस्था होते हैं। अब इसमें जो 64 वर्ष शामिल किया गया है युवा के अंतर्गत, तो इसमें प्रौढ़ा और अपना युवा दोनों को शामिल किया गया है। अंतिम अगर देखें तो जो तीसरा वर्ग है ये 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं, जिसको अपना वृद्धा अवस्था के नाम से जाने जाते हैं। जो अपना अवस्था है वो 3 प्रकार की है, बाल्यावस्था जो अपने 0 से 14 है, युवा अवस्था 15 से जो अपने 64 है, और वृद्धा अवस्था जो 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले आते हैं तो इनको ये शामिल किया गया। इनमें यह विभाजन जो किया जाता है तो यही विभाजन को ही जनसंख्या की आयु संरचना के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में फिर अपना अगला चर्चा करते हैं जो है अलग अलग अपना जनसंख्या के बारे में। तो सबसे पहले अपना वृद्ध जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। वृद्ध जनसंख्या के बारे में जो आंकड़ा अपना आया है 2004 का है, और अपने जनसंख्या संरचना के आधार पर पूरे विश्व का यानी वैश्विक आंकड़ों के अनुसार
जो यहाँ पर बताया गया 6.8% जनसंख्या, कैसा जनसंख्या है? वृद्ध जनसंख्या। तो पूरे विश्व में 6.8% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या है। अगर पूरे अपना महाद्वीपों में इसको अध्ययन करें तो जैसे सर्वाधिक अपना यूरोप महाद्वीप में जो 14.6% है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका में अगर इसका प्रतिशत बात करें तो 12.5% है। अफ्रीका में अगर बात करें तो 3.2% था। एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो 5.8% है। तो ये सभी जो भी अपना प्रतिशत शामिल किया गया है तो सभी अपना अलग अलग महाद्वीपों का है, और इसमें अपना सभी महाद्वीपों को शामिल नहीं किया गया। कुछ अपना महाद्वीप जो प्रमुख है जैसे एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका है, इसी को इसमें शामिल किया गया। ये सभी अपना क्या था? वृद्ध जनसंख्या। अब इसी वृद्ध जनसंख्या को राष्ट्रीय स्तर पर अपना अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर अपना जिसमें देश शामिल होते हैं तो सर्वाधिक अपना वृद्धों की जो जनसंख्या है वो अपना जापान में जो 18.27% पाई जाती है। इसके बाद अगर दूसरे को यहाँ शामिल करें तो जर्मनी जो अपने 17.17% है। फ्रांस को अगर बात करें तो 16.21% है। ब्रिटेन का अगर बात करें तो 15.9% है। और भी अनेक जैसे कि यहाँ पर अफ्रीकी देश में भी यह प्रतिशत है वो अपने 2 से 3% के मध्य ही पाया जाता है। इसके साथ अपना जो शामिल है 2 और 3% में इथोपिया और अपना सोमालिया ये भी इसमें शामिल है। तो ये अपने राष्ट्र के स्तर पर वृद्धावस्था में पाए जाने वाले देशों का इसमें प्रतिशत था। अब इसके बाद फिर अपना अगला जो अध्ययन करते हैं ये है युवा अवस्था। तो इस युवा अवस्था में अगर पूरे जो अपना अध्ययन करेंगे तो ये विश्व स्तर पर जो विश्व का पूरे अपने प्रतिशत 100 है तो उसमें से अपना 35.2% जनसंख्या है वो कौन सी अवस्था वर्ग में है? युवा वर्ग में। अब इस युवा वर्ग को अगर महाद्वीपों के आधार पर अगर इसको अध्ययन करें तो जिसमें सबसे अपना सर्वाधिक भूमिका जो है वो अफ्रीका जिसका अपना 44.71% है। इसके बाद अगर अपना एशिया महाद्वीप का अगर बात करें तो 33.6% है। अब इसी का अगर अगला दूसरा महाद्वीप का अगर ले तो उत्तरी अमेरिका में ये 22.51% है। दक्षिणी अमेरिका में अगर बात करें तो ये 41.5% है। और यूरोप में अगर बात करें तो ये 17.5% है। और ये प्रतिशत से भी कहीं अगर देखें तो अपना कम ही नज़र आता है। तो साफ स्पष्ट है कि जो अपना युवा अवस्था का वर्ग है वो अपने ऊपर से धीरे धीरे नीचे की ओर अपना आते जाते हैं महाद्वीपों में, तो इसका क्रमशः संख्या वो घटते जाता है। अब इसी युवा वर्ग का जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना हल करते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। तो जापान 14.3%, जर्मनी का अगर बात करें तो 15.2%, फिर इसके बाद ब्रिटेन का बात करें तो 17.7%, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर 21.6%। ये सभी और भी बहुत सारे अपने शामिल है, लेकिन यह प्रतिशत जो है वो कम है। जबकि इसी को अगर तुलना किसी दूसरे देशों के साथ जैसे विकासशील देशों के साथ यह अगर देखें तो प्रतिशत अधिक है। यानी कुल मिलाकर के राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो जहाँ से अपना शुरुआत किए जापान से, तो वहाँ से अपना प्रतिशत जैसे जैसे नीचे की ओर अपना बढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रतिशत बढ़ते जाता है। और जबकि ये अपना विकासशील देशों के साथ अपना विकसित देशों को तुलना करते हैं तो ये प्रतिशत अपना अधिक बताता है। अब इसको फिर अपना सामान्य तौर पर अपना जनसंख्या का जो संरचना है उसको अपना अलग अलग पॉइंट बना करके इसको अध्ययन करते हैं। तो इसमें आप देखिए सामान्य रूप से अगर विकासशील देश अपने 2 ही प्रकार के जो मुख्यतः रूप से जाना जाता है, एक विकासशील और एक विकसित। एक अति अपना विकसित भी होता है, एक अपना अल्प विकसित भी होता है, लेकिन यहाँ 2 ही देशों को शामिल करते हैं। एक अपना विकासशील जैसे अपना भारत है। तो विकासशील देशों में क्या होता है कि युवा जनसंख्या का संख्या और अपना विकसित देशों में जो है वो प्रौढ़ा यानी वृद्धा की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। दोनों में अंतर सिर्फ स्पष्ट यही है कि जो विकासशील देश होता है तो उन अपने देशों में युवा की संख्या ज़्यादा है, और जो अपने विकसित देश है तो वहाँ पर अपना जो जनसंख्या अगर देखें तो वृद्धा का या प्रौढ़ा का इसका यहाँ पर अधिक मिलता है। दूसरी अगर बात करें तो जैसे कि अपना पॉइंट है या संतुलित आयु संरचना। पूरे विश्व में कहीं भी किसी तरह से अगर बात करें तो सभी जगह अपना समान रूप से जो जनसंख्या है वो एक वर्ग का नहीं देखा जाता है, कहीं ना कहीं इसका असंतुलित स्थिति हो जाता है। अब इसको अगर बात करें तो असंतुलित संरचना के कारण किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव इसलिए पड़ता है कि जिन देशों में अपना वृद्ध लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर आर्थिक विकास के क्षेत्र में उत्पादन अपना नहीं हो पाता है जितना चाहिए उतना बेहतर ढंग से, तो वहाँ पर आर्थिक विकास रुक जाता है। और जिन अपना
विकासशील देशों में अगर इसका जनसंख्या अधिक होता है तो वो कार्यशील जनसंख्या होती है, तो वहाँ पर अपना उत्पादन आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर होता है, तो आर्थिक स्तर का भी अपना स्तर ऊंचा होता है और उनका जीवन स्तर भी अपना ऊंचा होता है। 4 नंबर में यहाँ अपना तीसरे नंबर पे देखें, जिन देशों की जनसंख्या अगर अपना तीव्र गति से जो बढ़ रहा है तो उसमें से सबसे अगर देखें तो जो संख्या बढ़ता है तो बच्चों की संख्या अधिक बढ़ता है। अब बच्चों की संख्या जब अधिक होती है तो यही फिर अपना आगे जाकर के क्या हो जाता है, युवा जनसंख्या के नाम से जाना जाता है, या ये अपना उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो लिंगानुपात, जो अपना इसका अगला ही एक पॉइंट है। लिंगानुपात अपना परिभाषा जो परिभाषित करते हैं तो ये जनसंख्या को तो शामिल किया जाता है, लेकिन जनसंख्या में जो अपना लिंगानुपात जो परिभाषित किया जाता है तो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों को अपना संतुलन जो स्थापित होता है उसी को एक सूचक के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर अपना लिंगानुपात का जो अपना ज्ञात करने का जो एक तरह का सूत्र है या अपना इसको आधार मानते हैं, तो इसमें बताया गया कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ज्ञात किया जाता है, यानी 1000 पुरुषों के प्रति वहाँ पर स्त्रियों की संख्या का कितना अनुपात है तो वही अपना लिंगानुपात माना जाता है या समझा जाता है। कुछ देशों में अगर देखें तो यह प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसमें अपना विश्व में या भारत में जो अपना लिंगानुपात करने का जो सूत्र है वो अपना अलग अलग तरह से, लेकिन इसको प्रति 1000 पुरुषों के प्रति ही अपना किया जाता है। कहीं अगर देखें तो स्त्रियों के प्रति 1000 पर इसको अपना ज्ञात किया जाता है, जैसे यहाँ पर अपना देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो बताया गया है पुरुषों की जनसंख्या के बटा अपना स्त्रियों की जनसंख्या इंटू अपना 1000 है, यह है अपना विश्व का। और जो अपना यहाँ पर अपना हल करते हैं तो ये जो है भारत का है। अब भारत में जो अपना लिंगानुपात का जो सूत्र है वो स्त्रियों की जनसंख्या बटा अपना पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000, तो ये ऊपर वाले विश्व का है और अपना ये नीचे वाला जो भारत में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये था अपना लिंगानुपात सूत्र का जो ज्ञात करने का तरीका है। अब अगर यहाँ बात करें तो जैसे कि लिंगानुपात महिलाओं का जो प्रतिकूल होना, आखिर लिंगानुपात होता है तो हर जगह अपना महिलाओं की संख्या कम हो जाता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका अपना कारण साफ स्पष्ट है कि जिस प्रदेश में अपना लिंग भेदभाव पर अनियंत्रित होता है, जैसे अपना ये शब्द है, ये समझिए पहले, लिंग भेदभाव, इसमें अपना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को शामिल किया गया है। और जब अपना महिला और पुरुष के बीच में काफ़ी भेदभाव होता है और वो अनियंत्रित ढंग से होता है तो वहाँ पर अपना लिंगानुपात साफ अलग ही एक प्रदर्शन करता है, वो अपना अनुपात अलग हो जाता है। वहाँ लिंग अनुपात अगर देखें तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। जहाँ पर अपना लिंग भेदभाव अनियंत्रित ढंग से होता है तो वहाँ पर अपना निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रति लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में क्या क्या समस्याएं बनती है, जैसे इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री भ्रूण हत्या जो कहा गया, यानी स्त्री के गर्भ में जो अपने पलते रहते हैं बच्चे उसको अपना जन्म से पहले मार देना या उसको हत्या कर देना। दूसरा अगर बात करें तो स्त्री शिशु हत्या, स्त्री शिशु हत्या में कहा गया है कि अगर जब बच्चे जन्म लेते हैं और अगर उनको पुत्री नहीं चाहिए और अगर वो पुत्री जन्म ले लेता है या लड़की जन्म ले लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो अपना जन्म अवस्था के बाद कुछ दिनों के अंदर ही उसको हत्या कर देते हैं। तो ये सभी अपने कारणों से क्या हो जाता है, स्त्रियों के प्रति अपना घरेलू हिंसा प्रथा है, जहाँ पर अपना दहेज प्रताड़ना या महिलाओं के प्रति अत्याचार और शोषण करना, जो बार बार अपना अगर लड़कियों को जन्म देती तो उसको भी अपना एक तरह का हे दृष्टि से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं, और वहाँ पर अपने बच्चे के साथ अगर देखें तो स्त्रियों को भी वहाँ पर हत्या कर दिया जाता है। एक तरह का जो है वो हिंसा होती है, जो अपने घटनाएं होती है, यही अपना लिंगानुपात का अंतर होता है। अब उसके बाद अगले पेज पे यहाँ पे देखिए, जैसे अपना तुलना करते हैं विकासशील देशों में। अगर विकासशील देशों के बारे में अगर बात करें तो जैसे अपना भारत और अपना पाकिस्तान, यहाँ पर अपने सामान्यता तौर पर अगर देखें तो स्त्रियों की समाज में गौण स्थान प्राप्त है, और यही गौण स्थान प्राप्त होने के कारण उनमें अपना प्रजनन के समय काफ़ी अधिक मृत्यु हो जाती है, यानी मृत्यु दर है वहाँ पर अपना बढ़ जाता है। और मृत्यु दर बढ़ने का अपना कारण सिर्फ अपना एक ही माना जा सकता है कि वहाँ स्त्रियों के प्रति क्या है, समाज में उसका बेहतर स्थान नहीं है, अवसर प्राप्त अच्छा बेहतर नहीं है, इसीलिए महिलाओं के प्रतिकूल अपना लिंगानुपात बढ़ता जा रहा है। और यही बढ़ता जाने के कारण समस्त अपना लिंगानुपात है वो अधिकतर महिलाओं के ही प्रतिकूल हो जाता है। तो ये था अपना विकासशील देशों के साथ
जो अपना काफ़ी जो महिलाओं के प्रति अपना प्रतिकूल स्थिति बन जाता है। आगे अगर देखते हैं तो इसमें यहाँ सारणी से पता चल जाता है कि ये विश्व के साथ अपना अगर देखें तो 983 जो है वो सामान्य लिंगानुपात है। एशिया में अगर देखें तो यहाँ पर अपना 964, अफ्रीका में अगर बात करें तो यहाँ पर अपना 999। ये दोनों जगह जो है ये 1000 या प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को यहाँ प्रदर्शन किया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, तो ये अपना तीनों जगह जो है यहाँ पर अपना 1000 पुरुषों के प्रति है वो संख्या अपना बढ़ते क्रम में। जैसे यहाँ पर अगर बात करें यूरोप में 1000 पुरुषों के अतिरिक्त यहाँ पर 55 महिलाएं अपना अधिक हो रहा है, स्त्रियाँ। लैटिन अमेरिका में अगर देखें तो 33 अधिक हो रहा है। फिर उत्तरी अमेरिका में अगर बात करें तो 29 अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर अपना महिलाओं की कम प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर जो है महिलाओं का अनुपात है वो अधिक हो रहा है। एक अपना ओशनिया ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पर अपना लिंगानुपात बराबर है। तो इस अपना अंक तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ पर अपना किस तरह से है। अब उसके बाद विश्व में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात किस तरह से हो जाता है तो उसको यहाँ पर अपना देखते हैं। विश्व के विभिन्न अपना देशों में जो जनसंख्या निवास करती तो वो दो ही क्षेत्र में रहते हैं, एक अपना ग्रामीण और नगरीय, और दोनों अपना लिंगानुपात का अगर एक दूसरे के साथ अंतर निकालें तो काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब अंतर पाया जाता है तो जैसे कि कहाँ कहाँ पर इस स्थिति देखा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है या पश्चिमी यूरोप है, ये सभी अपना देशों में ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में जो लिंगानुपात होता है ये एशिया देशों से बिल्कुल अपना अगर देखें तो भिन्न होता है। और एशिया देशों से इसलिए भिन्न होता है कि यहाँ पर अगर बात करें विकसित देशों में जो एशिया महाद्वीप है तो यहाँ पर अपने ग्रामीण क्षेत्र में अधिक जनसंख्या रहते हैं और नगरों में कम रहते हैं। और यहाँ पर अपना विकसित देशों में अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कम रहते हैं और नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होता है। तो लिंगानुपात यहाँ पर नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में भी अंतर हो जाता है। अब इसके बाद अगर देखें तो इसका पश्चिमी देशों के साथ अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक पाई जाती है। यानी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का जो है वो पुरुषों की संख्या से अपना स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना स्त्रियों की संख्या अधिक पाया जाता है, जबकि इसी को अगर दूसरे नगरीय क्षेत्र से अगर वहाँ तुलना करते हैं तो नगरों में क्या देखा जाता है, स्त्रियों की संख्या से पुरुषों की संख्या यहाँ पर अधिक होता है। तो इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि इसका प्रमुख अपना जो कारण है कि जो स्त्रियाँ होती है ये रोजगार के लिए अपना नगर की ओर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। और यही प्रवास करने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में जो है वो अपना लिंगानुपात अंतर हो जाता है।